तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे जो हिंद लिम्ब है उसका पूरा स्केलेटन। उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे जो लेग हैं उनके अंदर फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, पटेला, है ना, एंड देन फेलेंजेस, ये कुल 30 बोन्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हमारे जो लेग्स हैं वो पेल्विक गर्डल की हेल्प से हमारे मेन एक्सिस से जुड़े हुए रहते हैं, ये अपन ने देखा था। आज हम इसके आगे की बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे जॉइंट्स। जॉइंट्स, तो जॉइंट्स क्या होते हैं? हमने देखा था कि अलग अलग बोन्स, एक बोन खत्म हो रही थी फिर वहीं से दूसरी बोन स्टार्ट हो रही थी, है ना। अपन बार बार आर्टिकुलेशन वर्ड यूज में ले रहे थे कि ये बोन इसके साथ में आर्टिकुलेट हो रही है। तो जहां पे भी आर्टिकुलेशन होता है वहां पे कोई ना कोई जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो जॉइंट जो है वो किसी भी बोन या बोन के बीच में प्रेजेंट होने वाली स्ट्रक्चर होती है। अब मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी बोन बोन से जुड़ेगी वहां पे मोस्टली केसेस के अंदर ये कार्टिलेज देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बोन डायरेक्ट बोन से जुड़ गई, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक बोन यहाँ पे खत्म हुई दूसरी यहाँ पे जुड़ गई। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में कोई ना कोई कार्टिलेज हमें हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जॉइंट्स की स्टडी हम जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसको अपन बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी जिसके अंदर हम जॉइंट्स की बातें करते हैं। फिर अगर देखा जाए तो इन जॉइंट्स के अंदर हमें 3 तरीके के जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ये तीनों जॉइंट्स डिपेंड करते हैं कि इनको यहाँ पे कनेक्ट कौन कर रहा है ना। जैसे हो सकता है कि इनको फाइबर कनेक्ट कर रहे हो, कार्टिलेज कनेक्ट कर रहा हो, है ना, या फिर कुछ अदर ये किसी मेम्ब्रेन के थ्रू ये जुड़े हुए हो, तो उसको अपन बोलेंगे अलग अलग इनके टाइप्स के अकॉर्डिंगली। तो जॉइंट्स के अंदर देखो बेसिकली इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है फाइब्रस जॉइंट। सेकंड जो होता है उसको अपन बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। और थर्ड एक होता है उसको अपन बोलते हैं सिनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो तीनों के अंदर डिफरेंस क्या रहेगा कि उनको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है। एक बोन की एंडिंग जब दूसरी बोन की एंडिंग से मिल रही है तो वहां पे उनके बीच में कौन सी स्ट्रक्चर आ रही है। हाँ, क्लास में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। कुछ काम था क्या? ठीक, ठीक। अब हम इनके अलग अलग बात करते हैं। फाइब्रस जॉइंट के अंदर अगर देखा जाए तो जो बोन्स के एंड होंगे, एंड ऑफ बोन्स जॉइंट टुगेदर बाय, नाम क्या आ रहा है? फाइब्रस। तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फाइबर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। हमने कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर बात की थी, है ना। हमने इलास्टिक फाइबर देखा था, व्हाइट कलर वाले कोलाजन फाइबर्स देखे थे। तो उनके अंदर से जो व्हाइट कोलाजन फाइबर्स थे वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये एक बोन, ये दूसरी बोन, इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट हो गए व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब कोलाजन फाइबर्स आ गए यहाँ पे। और हमें पता है कि जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं उनकी नेचर कैसे होती है? नॉन इलास्टिक। तो मतलब कि इस तरीके वाले जो जॉइंट्स होंगे वहां पे बोन्स के अंदर किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा, है ना। बोन्स के बीच में यहाँ पे कोई मूवमेंट देखने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल।
क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जो जोड़ने वाली चीज है वो खुद ही नहीं मुड़ सकती। बोन तो मुड़ेगी ही नहीं, जो जोड़ रहा है वो ही नहीं मुड़ रहा, क्योंकि इनके अंदर मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए इनको अपन बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट या फिर इमूवेबल जॉइंट, जिनके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा, इमूवेबल जॉइंट। कोई एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है क्या कि कहाँ पे हो सकता है बोन्स के अंदर ऐसा जॉइंट जिनके अंदर? अपने जो ब्रेन वाला एरिया के अंदर भी होता है। हाँ, तो एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो हमने स्कल देखा था। फिर से क्या हो गया? ये देखो, यहाँ पे हमने ये स्कल देखा था। स्कल के अंदर देखो, ये भी अलग बोन है, फ्रंटल बोन, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये बोन्स है अलग अलग। और इनके बीच में इनको ज्वाइंट करने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? कनेक्ट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। तो इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होता। हमारा ब्रेन के अंदर जो बोन्स है वो हमेशा फिक्स रहती हैं। उसी तरीके से अगर हम हमारे जॉ के अंदर देखें, है ना, फेस के अंदर देखें, तो वहां पे भी जितनी भी बोन्स है वो फिक्स रहती है, उनके अंदर भी मूवमेंट नहीं होता। और जहां पे ये हमें ये जो मूवमेंट वाली स्ट्रक्चर है ना, ये लाइन सी हमें दिख रही है, इनको अपन बोलते हैं सूचर्स। जहां पे भी जॉइंट हो रहा है उस जॉइंट को क्या बोलते हैं? सूचर बोलते हैं। तो इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे कि स्कल के अंदर जो बोन्स है उनके बीच में कौन सा है? फिक्स्ड जॉइंट है, और उनको बोलते क्या है? सूचर्स बोलते हैं। क्रेनियल बोन्स भी अपन यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं ना, क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स। कितनी थी टोटल हमारे क्रेनियम के अंदर? स्कल की बात करेंगे तो स्कल के अंदर तो क्रेनियम भी आ गया, फेशियल बोन्स भी आ गई, है ना। लेकिन सिर्फ अगर क्रेनियल बोन्स की बात करें तो वो कितनी थी? 8 थी क्या? हाँ, तो इनके अंदर और इसके अलावा जो फेशियल बोन्स होती है वहां पे भी हमें फाइब्रस जॉइंट देखने को मिलता है। फिर सेकंड अपन बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की। नाम से पता चल रहा है कार्टिलेजिनस जॉइंट, मतलब कि जो एंड्स होंगे, एंड ऑफ बोन्स joined together by white fibrous, अब यहां पे वर्ड आएगा कार्टिलेज। यहां पे कनेक्टिव टिश्यू था, यहां पे क्या है? कार्टिलेज है। तो इनको कार्टिलेज जॉइंट कर रहा है, इसलिए इनका नाम दे दिया अपन ने कार्टिलेजिनस जॉइंट। इनके अंदर अगर मूवमेंट देखा जाए, जैसे यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल हो ही नहीं रहा था, लेकिन अगर इनके अंदर मूवमेंट देखा जाए तो कुछ लिमिटेड अमाउंट के अंदर इनके अंदर मूवमेंट हो सकता है। जैसे कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमने बात की थी कि जो वर्टिब्रीज होती हैं उन वर्टिब्रीज के बीच बीच में कार्टिलेज पाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो वो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, नॉर्मली उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन अगर देखा जाए तो जब अपन ऊपर नीचे होते हैं, बेंट भी करते हैं, तब उनके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है, एक लिमिटेड अमाउंट तक पॉसिबल है। अगर उससे ज्यादा उनके अंदर मूवमेंट होगा तो फिर वो बोन्स वहां से हट जाएगी, वो जॉइंट वहां से टूट जाएगा। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं कि इनके अंदर लिमिटेड मूवमेंट प्रेजेंट है।
लिमिटेड मोमेंट प्रेजेंट। इसलिए इनको अपन बोलते हैं इम्परफेक्ट जॉइंट। इम्परफेक्ट जॉइंट। इम्परफेक्ट क्यों बोल रहे हैं? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी लिमिटेड मूवमेंट इनके अंदर पॉसिबल है। होना ही नहीं चाहिए था कायदे से तो, लेकिन है। इसलिए एग्जाम्पल अपन देखें इसका, तो आप जॉइंट बिटवीन टू सक्सेसिव वर्टिब्रेज। टू सक्सेसिव वर्टिब्रेज का मतलब है एक के बाद में एक जो आ रही है, जहां पे हमें क्या देखने को मिलेगी, इनके बीच में हमें क्या देखने को मिलेगी, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। इसके अलावा और कोई जॉइंट आपको ध्यान में आ रहा है क्या? जब अपन ने प्यूबिक सिम्फाइसिस पढ़ा था, प्यूबिक सिम्फाइसिस याद आ रहा है क्या? प्यूबिक सिम्फाइसिस यस यस, कल ही पढ़ा था कोक्सल, ना? दो कोक्सल को जॉइंट करने वाला। हाँ, दो कोक्सल बोन थी अलग अलग, उन दोनों कोक्सल बोन को बीच में से यहाँ पे ज्वाइंट कर रहा था हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस। इस प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर नॉर्मली कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी डिलीवरी का टाइम होता है तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस वहां से खुल जाता है, जिसकी वजह से जो हिप वाला रीजन होता है वुमेन के अंदर, वो उस टाइम पे थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो उनको डिलीवरी के अंदर हेल्प करता है। ये बात अपन ने प्यूबिक सिम्फाइसिस की थी। अब लास्ट हमारा आ रहा है सिनोवियल जॉइंट, उसको अपन थोड़ा अलग से देखेंगे। सिनोवियल जॉइंट। स्टर्नम में भी कार्टिलेज जॉइंट पाया जाता है। किन में? स्टर्नम। हाँ, स्टर्नम के अंदर भी देखो, अपन ने कोक्सल कार्टिलेज वहां पे भी नाम लिखे, कोस्टल कार्टिलेज नाम लिखा था। पीछे से रिब्स आ रही है, आगे स्टर्नम है, तो ये जो रिब्स आगे स्टर्नम से जहां पे ये जुड़ेंगी, वहां पे बीच के अंदर हमें कोस्टल कार्टिलेज दिखेगा। होता है, वहां पे भी होता है। सारे नहीं लिख रहे ना, अपन मेन मेन एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसलिए नहीं बताया। तो अब सिनोवियल जॉइंट के बारे में देखते हैं। ये इस तरीके से होगा जैसे ऊपर से कोई बोन आ रही है, एक बोन कोई यहाँ नीचे आ रही है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे और यहाँ पर और ये आपस में जुड़ जाएंगे। बोन और बोन जब आपस से जुड़ती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लिगामेंट, है ना? इस लिगामेंट के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनेगी, उस मेम्ब्रेन को अपन बोलेंगे सिनोवियल मेम्ब्रेन। सिनोवियल मेम्ब्रेन। अपन ने बात की थी कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एंड पे हमें एक कार्टिलेज देखने को मिलता है, उस कार्टिलेज को अपन बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये वाला जो आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे इनका जो एंड होता है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, दोनों बोन्स के इस एंड के ऊपर इस तरीके से। और फिर ये जो स्पेस बना है, इस स्पेस के अंदर भर जाता है एक फ्लूइड। अब ये फ्लूइड क्योंकि सिनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सिनोवियल फ्लूइड। तो सिनोवियल जॉइंट के बारे में अपन क्या क्या बता सकते हैं कि जो बोन है, बोन ये देखो, ये बोन ये रही, एक बोन ये रही, ये दोनों बोन एक दूसरे के एकदम टच में है या इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप है? थोड़ा बहुत गैप है। और इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों का आपस में ये टकराए नहीं, इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, है ना, घर्षण ना हो, इसके लिए अपन ने इसके अंदर फ्लूइड भी भर रखा है, जिसको अपन बोल रहे हैं सिनोवियल फ्लूइड। ये सिनोवियल फ्लूइड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।
क्या कर रहे हैं, एक तो जो इनके एंड्स हैं उनके अंदर उनको फ्रिक्शन से बचा रहे हैं, उनको मॉइस्चर प्रोवाइड करवा रहा है। आगे अपन देखेंगे कि जो मूवमेंट हो पाता है इनके अंदर, इन जॉइंट्स के अंदर, उसमें भी सिनोवियल फ्लूइड हेल्प करता है। इनके अंदर मूवमेंट बहुत आसानी से होता है क्योंकि देखो दोनों इनके चारों तरफ फ्लूइड भरा हुआ है, इसलिए मूवमेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए अपन इनको बोलेंगे परफेक्ट जॉइंट, इजीली मूवमेंट हो पाता है ना। मूवमेंट पॉसिबल, जहां भी हमारे बोन्स के अंदर मूवमेंट होता है वहां पे ज्यादातर जगह पे हमें सिनोवियल जॉइंट देखने को मिलता है। जैसे चाहे वो हमारे हैंड्स वगैरह के बीच में हो, है ना, हमारी कार्पल्स फैलेंजेस के बीच में हो, है ना, और हमारी बॉडी के अंदर चाहे पैर में हो, हम चल पाते हैं, हाथ को हिला पाते हैं, वो सारे काम इस सिनोवियल जॉइंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं। और सिनोवियल जॉइंट के अंदर भी मेन रोल प्ले कौन कर रहा होता है, ये सिनोवियल फ्लूइड कर रहा होता है। ये जो बोन्स होती है, ये जो जॉइंट होता है, इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, डाईआर्थ्रस। डाईआर्थ्रस। अब आगे अपन जो भी जॉइंट्स वगैरह पढ़ेंगे ना, वो सिनोवियल जॉइंट्स के टाइप होंगे। जैसे अपन ने बात की थी बॉल एंड सॉकेट था, है ना, पिवेट जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, ये सारे जो जॉइंट्स के टाइप्स होते हैं ये सिनोवियल के अंदर ही आते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स। फर्स्ट जो सबसे इजी टाइप का होता है, अच्छा सा, जिसके अंदर मूवमेंट होता है, बॉल एंड सॉकेट, जिसकी बात अपन ने पहले कर ली थी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होगा कि भाई जैसे अपन ने देखा था कि ग्लिनोइड कैविटी थी, उस कैविटी के अंदर हमारी ह्यूमरस का हेड फिट हो रहा था, है ना, यहाँ पे कोई कैविटी बनती है और उसके अंदर एक हेड फिट हो जाता है। तो ये जो हेड वाली स्ट्रक्चर है ये आराम से इस के अंदर मूवमेंट कर पाती है, इसलिए इनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो सभी डायरेक्शन के अंदर पॉसिबल हो पाता है। मूवमेंट इन, गलत लिख दिया, हमारा हाथ ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, साइड में भी होता है, उसी तरीके से हमारा पैर आगे पीछे साइड में आराम से हो पाता है। तो वहां पे कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो इसका एग्जांपल अपन क्या लिख सकते हैं, एक तो शोल्डर जॉइंट जिसमें ह्यूमरस जारी होती है पेक्टोरल गर्डल में, और दूसरा होता है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में हमारा जो फीमर है वो जारी होती है पेल्वी गर्डल के अंदर। ये सबसे इजी और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला हो गया। फिर सेकंड देखते हैं अपन, सैडल जॉइंट। ये जो सैडल टाइप वाला होता है ये इस बॉल एंड सॉकेट का ही मतलब उससे मिलता जुलता सा ही होता है, लेकिन ये वाला जो जॉइंट होता है ये इसके कंपैरेटिवली लार्ज होता है, और जो सैडल जॉइंट होता है ये इसके कंपैरेटिवली थोड़ा स्मार्ट होता है, इसीलिए अपन स्मार्ट नहीं सॉरी स्मॉल होता है। तो ये जो सैडल जॉइंट है इसको अपन स्मॉल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोल देते हैं। इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की छोटी कॉपी मान लो, छोटी कॉपी होता है ये, ठीक है। तो हमारे अंदर जैसे हमारे हाथ की अंगुलियां वगैरह हो गई, पैर के अंदर हो गई, तो वहां पे जो जॉइंट होता है वो होता है सैडल जॉइंट। तो किसके बीच में हो जाएगा, जो हमारी कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स है उनके बीच में। तो इसको अपन बोल देंगे कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। हाथ की कलाई को अपन आराम से घुमा सकते हैं, है ना, पैर का जो सोल होता है उसको भी हर डायरेक्शन के अंदर अपन घुमा सकते हैं। तो ये भी ऑल डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करवा पाता है और ये भी ऑल डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करवा पाता है। डिफरेंस क्या है, साइज छोटी हो गई, इसलिए इसको
अलग रख दिया और सैडल जॉइंट नाम दे दिया। फिर एक आता है इलिप्सॉइड जॉइंट। इलिप्सॉइड जॉइंट, इलिप्सॉइड जॉइंट के अंदर क्या होगा कि एक बोन तो होगी आगे से ओवल शेप्ड और दूसरी बोन होगी ऐसे इलिप्टिकल। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आर्च लिए हुए, इसको अपन बोलते हैं इलिप्टिकल। और ये ऊपर वाली है ओवल शेप्ड। तो जब एक ओवल शेप्ड कोई बोन है वो किसी इलिप्टिकल बोन के अंदर या उससे बनाई हुई कैविटी के अंदर आर्टिकुलेट करती है तो उसको अपन बोलते हैं इलिप्सॉइड जॉइंट। ये हो गया इलिप्सॉइड जॉइंट। इसका अगर एग्जांपल लें तो जो सेकंड से लेकर जो फिफ्थ कार्पोमेटाकार्पल्स होती हैं, कार्पोमेटाकार्पल्स, उनके बीच में ये जॉइंट प्रेजेंट होता है, सेकंड से फिफ्थ तक की। फिर एक आता है हिंज जॉइंट। हिंज, हिंज का मतलब, हिंज अपने पहले भी अपन ने, एक हाँ जैसे अपने कोहनी और घुटने का। हाँ, हिंज वर्ड अपन बहुत जगह पे पढ़ते रहते हैं, है ना। तो जहाँ पे भी हिंज जॉइंट होगा वहां पे जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल हो पाएगा, मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली। कोहनी सिर्फ आगे की तरफ मुड़ेगी, उसको अपन पीछे की तरफ मोड़ना चाहेंगे तो वो नहीं मुड़ेगा। उसी तरीके से हमारा जो पैर है वो पीछे की तरफ आराम से मुड़ जाएगा, घुटना आगे की तरफ कभी नहीं आएगा। अंगुलियां, अंगुलियां हथेली की तरफ आराम से मुड़ जाएंगी, है ना, लेकिन उनको पीछे की ओर मोड़ना चाहे नकल्स की तरफ तो वो नहीं मुड़ेगी। तो ये इस तरीके का जॉइंट होता है हिंज जॉइंट। इसके एग्जांपल में अपन लिख देंगे एल्बो जॉइंट, एल्बो के अलावा नी जॉइंट। और नी जॉइंट के अंदर कल मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। यस, फीमर, तीन बोन थी पटेला ना, फीमर, और टिबिया और नीचे के बाद। पटेला। फिबुला नहीं होती, पटेला नहीं होती क्या ऊपर? हाँ, पटेला, फीमर हाँ, और नीचे से टीबिया थी। टिबुला, टिबिया, नाम नहीं, टिबिया, नीचे से टिबिया ऊपर से फीमर और उनके ऊपर पटेला, वो था नी जॉइंट। दोनों को। फिर एक आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, एक बोन दूसरी बोन के ऊपर आराम से ग्लाइड कर पाती है, आराम से खिसक पाती है। कट के निकालते हैं ना अपन, वो कट के इन्हीं की वजह से निकलते हैं। तो इट इज सिंपलेस्ट टाइप। सबसे सिंपल टाइप का होता है ये। और जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ भी हो पाता है, पीछे की तरफ भी हो पाता है थोड़ा बहुत, एंड स्लाइड करते हैं वहां पे बोन्स। बोन्स क्या करती हैं, मेन चीज ध्यान में रखना है कि स्लाइड करती हैं, एक दूसरे के ऊपर खिसक सकती हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे कि कार्पल्स में हो रहा होता है, हाथों में होता ही है। टार्सल्स बोल देंगे तो पैरों की बात हो जाएगी। इसके अलावा कभी आपने सुना होगा कि डिस्क खिसक गई, उसकी डिस्क खिसक जाती है ना, तो जो यस, वर्टिब्रेस के बीच में कई बार उनकी जो डिस्क होती है वो उन दोनों के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनके प्री जाइगोफाइसिस और पोस्ट जाइगोफाइसिस के अंदर वहां पे भी ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। तो कई बार वो अपनी पोजीशन से खिसक भी जाती हैं जिसकी वजह से सीवियर उनको बैक पेन रहता है। लेकिन एग्जाम के व्यू से वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ कार्पल्स एंड टार्सल्स ही ध्यान में रखनी है। फिर एक बच गया
कॉन्डाइलोड जॉइंट। कॉन्डाइलोड, इसके अंदर देखो कॉन्डाइल नाम आ रहा है, कॉन्डाइल। और कॉन्डाइल हमने क्या पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था हमने कॉन्डाइल? हमारा जो ब्रेन होता है उसकी जो ऑक्सीपिटल बोन होती है उसके अंदर कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, यस उसी की ऑक्सीपिटल वजह से हम कंटाइल। डाइकॉन्डाइलिक होते हैं। तो वहां पे जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं कॉन्डाइलोड जॉइंट। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, इसमें इन्वॉल्व होगा कॉन्डाइल। तो आप बता दोगे इसका एग्जाम्पल कहाँ पे आ जाएगा? इसकी क्या होगा? ऑक्सीपिटल लेंटल जॉइंट बोलेंगे इसको। ये जॉइंट किस किस के बीच में होगा? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, और उसके अंदर कौन सी हमारी वर्टिब्री घुस रही थी पहली वाली? एटलस। एटलस। यस। एटलस है ना, ये कॉन्डाइलोड जॉइंट में ध्यान में रखना है। एक लास्ट टाइप बच गया, पाइवेट जॉइंट या पीवेट जॉइंट भी बोलते हैं कुछ इसको। इसके अंदर क्या होता है? पिवेट जॉइंट के अंदर क्या होगा, एक कोई बोन होगी खांच, ठीक है, और दूसरी बोन के पास में कोई ना कोई प्रोसेस होगा जो उस खांच के अंदर फिर एटलस की स्ट्रक्चर अपन ने कुछ इस तरीके की बनाई थी, है ना, और नीचे की ओर हमने एटलस बनाई थी कुछ इस तरीके की। तो एक बोन के पास में तो होती है कोई ना कोई ग्रूव या कोई ना कोई डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, और दूसरी जो बोन होती है उसके पास में कोई ना कोई प्रोसेस या इस तरीके का कोई पॉइंटेड एंड प्रेजेंट होता है जो उस ग्रूव के अंदर जाके फंस रहा होता है। इस तरीके के जॉइंट को अपन बोलते हैं पाइवेट जॉइंट। और ये किसके बीच में होता है? ऊपर की तरफ एटलस और नीचे की तरफ एक्सिस। एक्सिस के अंदर अपन ने बात की थी कि एक्सिस के ऊपर एक ओडेंटोइड प्रोसेस निकला हुआ होता है। ये ओडेंटोइड प्रोसेस एटलस के अंदर जाके फिक्स हो जाता है, इसी को अपन बोलते हैं पाइवेट जॉइंट। तो ये थे हमारे 7 टाइप्स के अलग अलग जॉइंट। अब अपने डिजीज वगैरह बच रही हैं, वो देख लेते हैं। डिसऑर्डर के अंदर जो मेन कॉमनली देखा जाता है वो होता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है कि अपन ने देखा था जॉइंट, है ना, इस तरीके से एक बोन ऊपर आ रही है, एक बोन नीचे आ रही है, ये इनको सिनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ पे जॉइंट करके रख रही है। अब अगर इस जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, स्वेलिंग आ गई, तो उसको अपन बोलेंगे आर्थराइटिस। किसी भी तरीके से अगर सूजन आ रही है जॉइंट्स के अंदर, इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है, तो वो हो जाएगा आर्थराइटिस। अब ये इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो सकता है, और जो वजह है उनको अपन 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट अगर देखें इसके अंदर, तो इसको अपन बोलते हैं ओस्टियो आर्थराइटिस। ओस्टियो आर्थराइटिस। एक होता है
रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और एक होता है गाउट। जो गाउट है इसके ऊपर क्वेश्चन मेनली पूछा भी जाता है कई बार कि अगर जो जॉइंट्स है उनके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड हाँ, यूरिक एसिड के अगर क्रिस्टल्स जमा वहाँ पे बढ़ जाते हैं या यूरिक एसिड वहाँ पे जा जाके स्टोर होने लग जाता है हमारे जॉइंट्स के अंदर, तो उसकी वजह से जो कोज होता है उसको अपन बोलते हैं गाउट। ये मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं? डिपॉजिट इन सिनोवियल जॉइंट, सिनोवियल जॉइंट्स। अब अपन देखते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है। अपन ने क्या देखा था, ये हैंग हो रहा है सिस्टम आज। अपन ने क्या देखा था कि जो लॉन्ग बोन्स थी उनके एंड के ऊपर हमें एक कार्टिलेज देखने को मिल रहा था। ये जो लॉन्ग बोन्स थी लॉन्ग बोन्स के यहाँ पे एंड पे हमने एक कार्टिलेज देखा था जिसका नाम था आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। और जब हमने बोन्स का फॉर्मेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो कार्टिलेजेस होती हैं अगर उनके ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट इनका डिपोजिशन अगर बढ़ जाता है तो ये जो कार्टिलेजेस हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। बोन्स के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा इलास्टिक होते हैं, थोड़े लचीले होते हैं, और बोन्स जो है वो थोड़ी ज्यादा कठोर होती हैं। तो अगर कार्टिलेज अगर बोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो दोनों साइड में बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी, और इनके बीच में फिर जो फ्रिक्शन होने लगेगा, वो जो घर्षण होने लगेगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में भी जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस। नाम के अंदर ही छुपा हुआ है ओस्टियो। ओस्टियो वर्ड अपन यूज करते हैं बोन के लिए। तो कार्टिलेज अगर बोन में कन्वर्ट हो गया तो बोलेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस। और थर्ड बच गया र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। अपन ने देखा था कि इन जॉइंट्स के बीच में इनको कवर करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन। अब अगर इस सिनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर ही इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो इसके अंदर जो सिनोवियल फ्लूइड है ना, इसके अंदर भी फिर दिक्कत आ जाएगी, और फिर ये पूरा का पूरा जो जॉइंट है उस पूरे जॉइंट के अंदर ही इन्फ्लेमेशन आ जाएगा इस सिनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से। तो उसको अपन बोलेंगे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। दिक्कत किस में हो रही है? इसमें सिनोवियल मेम्ब्रेन में हो रही है। सिनोवियल मेम्ब्रेन में क्या हो गया? वो एक अपने इन्फ्लेमेशन। हाँ, वो एक अपने बोलते हैं ना, वो कौन सा रोग होता है हड्डियों का, जॉइंट्स वाला, वो गठिया गठिया, रोग कौन सा बोलते हैं, गठिया गठिया, रोग कौन सा होता है वो? हाँ गठिया। वो वो यही है क्या वो? रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये है। हाँ, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ना, इसके अंदर भी देखो ये जो बोन्स वगैरह हैं ये आपस में टेढ़ी हो जाती हैं फिर। और गठिया के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मूवमेंट करवा रही कौन थी? सिनोवियल मेम्ब्रेन करवा रही थी, और वो जो सिनोवियल फ्लूइड था वो करवा रहा था। अब क्या उसमें मैम शायद तक स्वेलिंग आ जाती है जॉइंट्स में। हाँ, स्वेलिंग तो इन तीनों चारों में ही आएगी। इन्फ्लेमेशन तो तीनों में ही कॉज होता है। इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग तो तीनों के अंदर ही आती है। गाउट के अंदर तो पूरी बॉडी के अंदर ही आने लग जाती है थोड़े टाइम के बाद में। और इन दोनों के अंदर ये जो जॉइंट्स हैं, जहां पे जॉइंट होते हैं वो थोड़े ऐसे टेढ़े टेढ़े से होने लग जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ? सिनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन आया। नॉर्मली तो सिनोवियल मेम्ब्रेन क्या कर रही थी? सिनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन कर रही थी। इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ये
कुछ ग्रेन्यूल्स का सिक्रीशन करने लग जाती है, और ये ग्रेन्यूल्स फिर वहां पे जॉइंट्स के बीच में इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। इन ग्रेन्यूल्स को अपन बोलते हैं पेनस। इतना अपने से कोई नहीं पूछ रहा, अपने से सिर्फ नाम पूछा जा सकता है डिजीज का और वो किस वजह से हो रही है। नॉर्मली तो गाउट ही पूछा जाता है, और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा होता है इनमें से। तो जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? नॉर्मली तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, जो भी स्वयं बाहर से आने मतलब वाली बॉडी के अंदर एंटर करने वाले जो भी एंटीजेंस हो गए, जो भी सब्सटेंसेस हो गए, उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी शो करता है। लेकिन अगर अपनी ही सेल्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी शो होने लग जाए तो उनको अपन बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसके अंदर हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल्स को वहां पे डिग्रेड करने लग जाएगा। फिर सेकंड मैम एक तो क्या? हनी बी होती है जो, हाँ, उसका भी रोल होता है क्या? एक सेकंड। हाँ बोलो, अपन कल कंटिन्यू करें क्या? ओके मैम, ओके। बहुत ज्यादा बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट हो ओके, रहा है, अपन इसको कल कंटिन्यू करते हैं। यस यस ठीक है, ओके यस। ओके ओके, थैंक यू।